कैसे हैं आप सभी? आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो परसों, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, बहुत सारा सेल्फ डाउट है। ये एग्जामिनेशन हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस एग्जामिनेशन में हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज हैं आपके पास में आरआरबीज एग्जामिनेशन की। और वो जो मेमोरीज है ना, वो या तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रही है या तो बहुत ज्यादा आपको सेल्फ डाउट में डाल रही है कि यार वो एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ था, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, यार वो एग्जामिनेशन मेरा बहुत अच्छा हो गया था, ये वाला भी मेरा अच्छा हो जाएगा। ये सारे इमोशंस होंगे अभी आपके पास में, है ना। तो मैंने इसीलिए कहा था कि इमोशनलेस होना पड़ेगा आपको अगले 6 महीनों के लिए। तो जब तक इस साल का एंड नहीं आ जाता है, सारे एग्जामिनेशन से आप फ्री नहीं हो जाते हो, तब तक आपको इमोशनलेस होना पड़ेगा। यानी कि एक एग्जामिनेशन जो आपने दे दिया उसको वहीं छोड़ के आना पड़ेगा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स उठा लो बस, और फिर आगे आने वाले एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करो। तो परसों आप सभी का पेपर होने वाला है, बहुत सारे सवाल होंगे मन में, सर इसका सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, किस तरीके से हमने स्कोर करना है, क्या पैटर्न फॉलो करें, क्या अप्रोच फॉलो करें जिससे मैक्सिमाइज कर पाए हमारा स्कोर, और क्या 90+ स्कोर करना पॉसिबल है क्या सर, 90+ स्कोर करना पॉसिबल है इस एग्जामिनेशन में, अगर है तो किस तरीके से। और अगर मैं आपको ये 90+ एग्जामिनेशन में जाने का तरीका बता रहा हूं तो ऑब्वियसली मैंने कभी ना कभी अचीव जरूर से जरूर किया होगा, लेकिन आप सभी के साथ में मैंने कभी डिस्कस नहीं किया वो, तो मैं आज आप सभी के साथ में रखने वाला हूं। पहले मैं दिखा देता हूं कि लास्ट ईयर जब एग्जामिनेशन हुए थे तो मैं देता रहता था पहले एग्जामिनेशन, अभी से मैंने एग्जामिनेशन देना बंद किया है। पहले एग्जामिनेशन में देता था, तो ध्यान से समझिएगा। 2022 में मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे मिल गया, 2023 वाला स्क्रीनशॉट मुझे नहीं मिला जिसमें मेरे 91 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। ये मुझे मिला है जिसमें टोटल 87 मार्क्स है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा तरीका कि कैसे आप अचीव कर सकते हो। टोटल 87 मार्क्स है, जिसमें रीजनिंग में 32.75 है, क्वांट में 30.75 है एंड इंग्लिश सेक्शन में 23.5 मार्क्स है। अब मैं आपको यहाँ का सीन बताता हूँ। क्वांट सेक्शन में मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं और इंग्लिश सेक्शन में मेरे मार्क्स बढ़े हैं, क्योंकि इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट ही 22 था। यहाँ पे मैं नोट करता हूँ हमेशा, जब भी एग्जामिनेशन देने जाता हूँ उसके बाद में आके नोट करता हूँ हमेशा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे 1.5 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और क्वांट सेक्शन में मेरी एक्सपेक्टेशन से 2 नंबर कम है मेरे। तो ये खेल चलता रहता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ना, इस एग्जामिनेशन में ये खेल आपका हमेशा चलते रहेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ओवरऑल स्कोर सर मेरा 87 है, लगभग मैंने टच कर दिया 90, है ना, अप्रॉक्सीमेटली मैं 90 यहाँ पे टच कर चुका हूँ। 2023 वाला मिलता उसमें 91 था स्कोर, उसमें मैंने और भी अच्छे से टच कर दिया था। ये 2022 वाला है। तो मैंने क्या कुछ प्लान किया था यहाँ पे, क्या कुछ प्लान किया था एग्जामिनेशन से पहले, किस पैटर्न को, किस अप्रोच को फॉलो किया था, बस वही मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंग्लिश लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज यही है जो आपको या तो इस एग्जामिनेशन को पार करने से रोकेगा या तो आपको लाखों बच्चों से आगे कर देगा। तो कैसे करना है सर प्लान, समझते हैं। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज आपको परेशान कर रहा है तो चीजें मैं कुछ बता देता हूं। मुझे भी इंग्लिश लैंग्वेज परेशान करता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा जो माइंडसेट था इंग्लिश को लेकर के शुरू से लेकर के अभी तक, अभी अगर मैं वापस से एग्जामिनेशन देने जाता हूं तो एज अ एस्पिरेंट मैं हमेशा और हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ये कोशिश करता हूं कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो 100% हो, मेरी जो एक्यूरेसी होगी वो 100% होगी, बस इतनी सी कोशिश करता हूं मैं कभी नहीं जाता कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मैं कभी नहीं जाऊंगा कि मुझे 25 करने, 28 करने, 30 में से 30 करने, नहीं, मेरे 20 सवाल हो रहे हैं, मैं हमेशा 20 अटेम्प्ट करता था। 22 सवाल हुए, मैंने 22 अटेम्प्ट कर दिए। 25 होते मैं 25 भी कर देता, लेकिन जबरदस्ती 25 पे मैं कभी नहीं जाऊंगा, या जबरदस्ती मैं 15 पे भी नहीं रुकूंगा। जितना मैं कर सकता हूं ना उतना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा विद 100% एक्यूरेसी। जहां मुझे लगा कि मैं यहां पे डाउट में हूं, ये सवाल मुझसे नहीं बनेगा या शायद गड़बड़ हो सकती है इसमें, मैंने वही सवाल को स्किप किया है हमेशा से, और इसने मुझे फिर ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन दिलाने में भी हेल्प करी, जो मुझे लास्ट में फिर जाके बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ था, जिसको फिर मैंने स्किप किया, ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने रखी थी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अब फर्क नहीं पड़ता कितनी वैकेंसी से, फर्क नहीं पड़ता कैसा पेपर आ रहा है आप सभी का, सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको इंग्लिश में हेल्प करेगी और वो है आप सभी के लिए 100% एक्यूरेसी। अब क्वेश्चंस पिक करने का तरीका जो था मेरा, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो मैं ग्रामर वाला पार्ट नहीं करता था, ये मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं भाई, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, जो मैं करता था वही आप करो। क्वांट सेक्शन में मैं जरूर बताऊंगा, वही आप करना। इंग्लिश लैंग्वेज में मैं ग्रामर वाला पार्ट अवॉइड करता था, और एरर वाला जो हिस्सा होता था उसमें मेरा अगर एक सवाल भी बन जाता था ना तो मैं एक सवाल लेके निकल जाता था, उससे ज्यादा मैं कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करता था उसमें। बाकी का जो हिस्सा था ना मेरे पास में 25 सवाल, उसमें मैं कोशिश करता था कि 3-4 सवालों का अगर मार्जिन है मेरे पास में तो उनका यूज करूं। जैसे आरसी में एक मुश्किल आपके पास में सिनोनिम आ गया या एंटोनिम आ गया, तो वो मैं जबरदस्ती अटेम्प्ट करने ना जाऊं। बाकी जो आरसी का पूरा पार्ट है उसको अटेम्प्ट करेंगे हम, है ना, वो बहुत मुश्किल वोकैबुलरी के साथ में तो आता नहीं है। तो मैंने सबसे पहले आरसी सॉल्व करने की आदत बना ली कि मैं सबसे पहले आरसी सॉल्व करूंगा, बाद में भी करते हैं, पहले भी करते हैं। मैंने पहले करने की इसको स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसमें मेरा जो पैटर्न था वो ये वाला था
8+2, मुझे 8 सवाल तो बनाने हैं यहाँ से, है ना, जो डायरेक्टली इससे रिलेट करते हुए रहेंगे। ये जो 2 सवाल रहेंगे ये डिपेंड करेगा कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ में हूं तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला हूं। यही चीज आपको भी करनी है। 2 सवाल कौन से, सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, या एरर से, या कोई भी ग्रामेटिकल पार्ट आ जाता है, यहाँ पे ग्रामर वाला पार्ट आ जाता है ना, उसको अवॉइड करना है बस। फिर उसके बाद में मैं मिसलेनियस टॉपिक्स करता था, और मिसलेनियस टॉपिक्स में मेरा जो फेवरेट रहता था वो था वर्ड स्वैपिंग। सबसे पहले मैं वर्ड स्वैपिंग करूंगा, अगर मेरे शिफ्ट में आया हुआ है तो। इंग्लिश लैंग्वेज में समय रह जाता है बहुत अच्छा खासा, तो मैं तो ढूंढ लेता था इसको, है ना, लगभग 10-12 सेकंड लगा के मैं ढूंढता था, अगर ये है तो सबसे पहले मैं इसे को खत्म करूंगा। फिर उसके बाद में रीअरेंजमेंट में करता था। रीअरेंजमेंट आप बोल सकते हो या पैराजंबल आप बोल सकते हो। ये मेरा ज्यादा रहता था प्रायोरिटी पे, कि अगर इन दोनों टॉपिक में से कोई आया है तो उसको खत्म किया जाए। फिर किया जाए मैच द कॉलम। मैच द कॉलम पता है क्यों? क्योंकि वर्ड स्वैपिंग आपका फंबल करके लिखे हुए हैं वर्ड, वो वर्ड्स को आप रीअरेंज करोगे ना ऑप्शन की मदद से भी, तो भी वो एक प्रॉपर सेंस देगा आपको, और प्रॉपर सेंस अगर आपको दे रहा है मतलब वो सही है। यहां पे भी आपको क्या करना होता है, रीअरेंजमेंट में या पैराजंबल में आपको सेंटेंसेस को मर्ज करना होता है, कनेक्ट करना होता है। पहले वाले सेंटेंस से जो भी सेंस बन रहा है, दूसरे वाले से जो भी सेंस बन रहा है, बस वो अगर बन गया ऑल गुड। अगर वो नहीं बन पा रहा है, सेंस ही अलग अलग आ रहा है, तो फिर उसको ज्वाइन नहीं करना है। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा ग्रामर वाले जो आपके रूल्स होते हैं वो मैं फॉलो नहीं करता था। थर्ड, मैच द कॉलम। 2 कॉलम आपके पास में है, दोनों को सिर्फ और सिर्फ मैच करना है, वही सेंस मैच करना है। पहले वाला सेंटेंस दूसरे वाला सेंटेंस मर्ज होकर अगर एक प्रॉपर सेंस दे रहा है आपको, ऑल गुड, नहीं दे रहा है तो अवॉइड करेंगे। तो ये मेरा प्रायोरिटी पे रहता था हमेशा। आरसी मुझे करना ही है, ये 8 सवाल मुझे निकालनी है। ये तीनों के तीनों टॉपिक अगर आ रहे हैं तो ये तीनों टॉपिक से कम 15 सवाल आएंगे, तो ये 15 सवाल में खत्म करूंगा। एरर वाला पार्ट सबसे लास्ट में रखूंगा। 5 सवाल है मेरे पास में, अगर मैं एक भी कॉन्फिडेंस के साथ में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ऑल गुड, मैं एक लेके निकल जाऊंगा। मैं वेट थोड़ी करूंगा उसका कि मैं 2 लूं या 3 लूं, नहीं, एक लेके निकल जाऊंगा। और इस पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद में मेरे सवाल अटेम्प्ट कितने होते थे, 20 से 22 सवाल, जैसा मैंने किया इसमें क्लर्क एग्जामिनेशन में। और उसका देखो बेनिफिट भी मुझे मिल गया, 100% एक्यूरेसी होने के बाद में वो 1.5 बढ़ गया नंबर। लेकिन क्वांट सेक्शन में ऐसा हुआ नहीं, क्वांट सेक्शन में थोड़े से मार्क डिडक्ट हो गए, है ना। तो ये तो खैर नॉर्मलाइजेशन में चलता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन वो ओवरऑल में 87 के आसपास ही में रह जाता है ना, क्योंकि अगर इंग्लिश में बढ़ा दिए तो क्वांट में कम कर दिए, वो नहीं करते चेंजेस तो 90 के आसपास ही था मैं। तो ये मेरा प्लान रहता था, इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं इंग्लिश लैंग्वेज को अटेम्प्ट करता था। अगर ये प्लान आपको थोड़ा सा हेल्प वाला लग रहा है तो कल आप इसका यूज कर सकते हो, नहीं तो अभी तक जो आपके पास में प्लान था बस उसी के ऊपर रहेगा, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अटेम्प्ट करो, 100% एक्यूरेसी रखो, जबरदस्ती ओवर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला प्लान करते हैं कि मैं 28 कर देता हूं, कुछ गलत हो जाएंगे, काटापेटी करके 20 नंबर तो आ ही जाएंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट अप्रोच यूज करते हैं, जो मेरे हिसाब से तो बहुत सही नहीं है ना। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे ये वाली अप्रोच थोड़ा सा सही नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 6 सवाल में गड़बड़ कर रहे हो, गलती से आपने 8 सवाल में गड़बड़ कर दी, तो आपका 20 का स्कोर 18 पे पहुंच जाएगा, 17 पे पहुंच जाएगा, और फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी जो है वो बिगड़ जाएगी। और ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आपकी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप 17 नंबर पे रुक गए, तो आपको पता है कट ऑफ इसकी 85 से 90s के बीच में जा रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कट ऑफ कितनी है, 86.25, सिर्फ 0.75 ऊपर था मैं कट ऑफ से, तो कट ऑफ इसकी बहुत हाई होती है। तो आपको एक्यूरेट होने की जरूरत है, यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। गॉट इट? तो ये था प्लान इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसने हेल्प की मुझे 90 का जो मेरा प्लान था उसको अचीव करने में। 2023 में तो कर दिया था मैंने 91, वो स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास। फिर उसके बाद में देखिएगा क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में मेरा प्लान हमेशा से यही रहा है कि जो छोटे सवाल होते हैं, जो 1 लाइनर्स के सवाल होते हैं, सबसे पहले उनको खत्म करो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उनको खत्म करो। तो फटाफट से सिंप्लीफिकेशन सवाल बनाओ और उसके बाद में नंबर सीरीज को खत्म करो। रुकना ही नहीं है, 1 गो में शुरू हो गए तो एंड तक रुकना नहीं है, लगातार ही चलते रहना है, लगातार चलते रहना है, ब्रेक नहीं आएगा, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा मेरा, इधर उधर की बातों पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज कैसा हुआ, जैसा भी हुआ वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में हो चुका है। अब मेरा जो प्रेजेंट है ना वो क्वांट सेक्शन के साथ में, यहां नहीं बिगड़ना चाहिए मेरा पेपर। तो ये मैं सबसे पहले बनाता था 1 गो में कि भाई शुरू हो गए तो लास्ट तक आपका बनना चाहिए बिना रुके। यहां से लगभग 20 सवाल जो थे वो निकल जाते थे, 20 क्वेश्चन, और ये मैं कोशिश करता था लगभग 5 से 6 मिनट में आपके निकल जाए। और ये मेरे हो जाते थे क्योंकि मैं तो दिन रात इसी की प्रैक्टिस करता रहता था, क्लासेस में खुद से प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर रखी इनकी कि ये 6 मिनट में आराम से निकल जाते थे मुझसे। तो यही प्लान में रखता था, यही कोशिश कीजिएगा आप सभी भी रखो कि लगभग 6 मिनट के आसपास अगर आप ये 1 लाइनर्स वाला हिस्सा खत्म कर लो, 6.5 मिनट 7 मिनट के आसपास भी अगर आप खत्म कर लेते हो तो भी ऑल गुड, बहुत बढ़िया किया आप सभी ने। उसके बाद में हमेशा मैं DI पिक करता था, और मुझे एक चीज पता थी DI को लेकर कि DI यूनिक DI नहीं आएगा, या तो पाई चार्ट आएगा
या तो टेबल आएगा, या तो लाइन ग्राफ, या तो बार ग्राफ। वही पैटर्न आएगा जो अभी तक मैंने पढ़ा हुआ है। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ सवालों की कैलकुलेशन में मुझे फंसा सकते हैं। तो मैं अगर यहां पे सवालों की कैलकुलेशन को फास्ट रखूं, वो जो यहां पे स्पीड थी, अगर मैं उसी माइंडसेट को यहां पे रखूं, तो मुझे क्वेश्चन को पढ़ना है, रिलेट करना है और आंसर करना है। इतना ही काम होता है डीआई का, और हमेशा से यही रहा है। बहुत यूनिक डीआई कभी नहीं मिलता है। वही सेम पैटर्न के टेबल बेस्ड, उसी पैटर्न का लाइन ग्राफ, उसी पैटर्न का बार ग्राफ देखने को मिलता है। तो वही डीआई जब सामने आते थे मेरे, तो मैं रुकता नहीं था, है ना। ऑलरेडी बहुत फ्रेमिंग है माइंड के अंदर कि भाई थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। दो पिलर हैं तो एक टोटल हो सकता है, दूसरा वाला सिंगल हो सकता है, डिफरेंस निकाल के करना पड़ेगा। डेटा अगर कैलकुलेट करना पड़ता है तो मैं फटाफट से डेटा को कैलकुलेट करता था, फिर एक गो में आपके सारे के सारे सवाल बनाने की कोशिश करता था। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता था कि 5 सवाल हैं आपके पास में, तो मैं 4 ही बनाता था। एक जो थोड़ा लंबा दिखता था ना, मुझे बड़ा दिखता था सवाल, स्ट्रेच किया हुआ सवाल दिखता था कि भाई बहुत ज्यादा स्टेप बढ़ाए हुए हैं इसमें, तो मैं उसको हमेशा स्किप करता था। मैं यहां से 4 ही सवाल निकालता था, और फिर ये 4 सवाल निकालने के बाद में मैं सीधा अरिथमेटिक पे मूव ऑन कर जाता था। इस सवाल को मैं लास्ट में बनाता था सबसे। ऐसा भी मैंने किया बहुत सारे पेपर्स में। तो फिर ये अरिथमेटिक वाला पार्ट है। अरिथमेटिक वाले पार्ट में हमेशा मैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके रखता था। चाहे मुझे अरिथमेटिक पूरा आता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं वेरिएबल बेस्ड वालों में भी बहुत कॉन्फिडेंट हूं, विदाउट वेरिएबल वाले तो बनेंगे वन गो में। फिर भी मैं ये 3 सवाल ऐसे होते थे जो थोड़ा सा स्ट्रेच किए हुए, कभी कभार वेरिएबल, छोटा मोटा वेरिएबल दिख गया तो मैं स्किप करता था इसको 1 सेकंड के अंदर अंदर। मेरा पहला टारगेट यही है, मैं पहले यही 7 सवाल बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पहले यही 7 सवाल बनाऊंगा। फिर उसके बाद में ये सवाल बनाऊंगा जब मेरे पास में समय बचेगा। नहीं समय बचाए कोई बात नहीं, मैंने 31 सवाल बना दिए, बहुत है 31-32। इंग्लिश लैंग्वेज में मैं 22 सवाल बना के आया हूँ। रीजनिंग मुझे पता है मेरा अच्छा है, मैं रीजनिंग में भी अच्छा खासा स्कोर कर लूंगा। तो ओवरऑल में मुझे मदद मिलेगी 90 तक जाने में। तो यहाँ पे फिर मैंने यही प्लान किया हुआ था कि सबसे पहले इनको खत्म करो 5 से 6 मिनट में, फिर उसके बाद में डीआई को खत्म करो लगभग 3 मिनट के आसपास, 3.5 मिनट के आसपास, और बचे हुए समय में अरिथमेटिक को खत्म करो। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है, मैं सवालों को बहुत नजरिए से देखता हूं घर पे बैठ के सॉल्व करते टाइम, तो मेरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपसे बेटर होगा इसमें, तो ऑब्वियसली स्पीड भी थोड़ी सी बेटर होगी। लेकिन आप 7 मिनट में भी बना रहे हो ना इन सवालों को, इसको अगर आप 4 मिनट में भी बना रहे हो तो भी अच्छा कर रहे हो। 7 मिनट में आपके 20 सवाल, 4 मिनट में आपका डीआई आपने निकाल लिया, मतलब 11 मिनट आपने दे दी, 12 मिनट आपने दे दी। तो इस पूरे के पूरे हिस्से में अगर आप 12 मिनट भी देते हो तो भी आपने बहुत अच्छा किया है। आखिरी के जो 10 सवाल होंगे ना आपके पास में, उसके लिए आपके पास में 8 मिनट बची हुई है। और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है, एक्चुअली में डिजर्व करते हैं ना बैंकिंग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, तो 8 मिनट में ये 10 के 10 सवाल बनाना मुश्किल होगा नहीं आपके लिए। 10 के साथ 10 सवाल आप यहां से बना लोगे। तो यही प्लान कोशिश कीजिएगा रखने की। मैंने हमेशा यही प्लान डिस्कस किया है बाकी सबके साथ में, खुद भी यही अप्लाई करता था और बाकी सबको भी यही प्लान देता था मैं। इससे काफी अच्छा खासा स्कोर जो है वो होता था हमेशा। आरआरबीज में आपने अप्लाई किया होगा नहीं, तो वहां से आपको जो मेमोरीज है उनको रिकॉल करो, वो मेरी क्लासेस देखो पुरानी वाली जिसमें मैंने कहा था कि ये वाला पैटर्न फॉलो करना, फिर आपने किया होगा एग्जामिनेशन में जाके, फिर आपको रिजल्ट याद होगा क्या मिला होगा, आपको मिले होगी ना तो उससे मदद। तो इस वाले पैटर्न को लगाने की कोशिश कीजिएगा एक माइंडसेट के साथ में। क्वांट सेक्शन शुरू हो जाएगा तो 20 मिनट जो आपके पास में रहेंगी, ये 20 मिनट के टाइम स्लॉट में एकदम फोकस्ड होके सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर फोकस और कैलकुलेशन से दिमाग में चलनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए, बस इतना सा काम करना है। रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन 2 पेपर आपने दे दिए होंगे, आपको पता चल गया होगा बहुत मुश्किल नहीं होता है। रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 अचीव करना बड़ी बात नहीं है इस पेपर में, लेकिन अगेन एक्यूरेसी का तो ध्यान रखना ही है। तो मैं वापस से एक्यूरेसी वाला जो मेरा मोड था ना उसको ऑन कर देता था रीजनिंग में, कि रीजनिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कई बार सिलॉगिज्म दिखता बड़ा छोटा सा है, लेकिन एक्चुअली में आप गड़बड़ कर जाते हो उसमें, उसको पकड़ने में। कई बार वो जो सीरीज वाले सवाल होते हैं वो लैंग्वेज पढ़ के आपको आंसर करना होता है, उसमें लैंग्वेज कुछ और होती है और आप पढ़ कुछ और लेते हो, तो वहां पे थोड़ा सा आपको स्लो करने की जरूरत होती है। पजल में कई बार ऐसा होता है कि हमारी पजल बन गई सर, पूरे के पूरे 8 मेंबर बैठ गए, लेकिन उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं थे वो, तो आपके आंसर्स तो आ जाएंगे लेकिन मैच एक भी नहीं करेगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए रीजनिंग वाला सेक्शन जो था वो हमेशा और हमेशा मैंने अटेम्प्ट किया है, और आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि वापस से जो एक्यूरेसी वाला मोड है इसमें ऑन कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 100% एक्यूरेसी रखने की इसमें, ठीक है। और 2 पेपर आपने दिए हैं। आरआरबी क्लर्क में तो बहुत सारे बच्चों ने 38 से 40 के आसपास अटेम्प्ट कर दिए थे, और इवन पीओ एग्जामिनेशन में भी 35 प्लस गए हैं। तो आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन में रीजनिंग आपको बिल्कुल नहीं फंसाएगा, इतना सा भी रीजनिंग आपको नहीं फंसाएगा। जो प्लान आपके पास में था ना बस उसी को रखिएगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है लास्ट मोमेंट पे अब। तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट का ओवरऑल प्लान है। इस प्लान पे अगर आप रहते हो तो 90 प्लस अचीव कर सकते हो
डिपेंड करेगा आपकी तैयारी के ऊपर, डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपके शिफ्ट के ऊपर भी कि आपके शिफ्ट कैसे आती है। थोड़ा मॉडरेट लेवल की शिफ्ट आई है तो शायद आपके अटेम्प्ट 85 तक रह जाए, लेकिन फिर ओवरऑल में आपका वो स्कोर आपको बढ़ के मिल जाएगा, है ना। मॉडरेट शिफ्ट है तो। हार्ड शिफ्ट है तो थोड़ा शायद 83 84 के आसपास आप रुक जाओ, 82 के आसपास आप रुक जाओ। तो हार्ड शिफ्ट को तो और ज्यादा बेनिफिट जो है वो दिया जाता है, तो उसको और ज्यादा पुश मिलेगा, है ना। तो कोशिश कीजिएगा 100% एक्यूरेसी को मेंटेन किया जाए इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली, क्योंकि वहां की एक्यूरेसी जो गड़बड़ होगी ना वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसको मेंटेन कीजिएगा। उसके साथ में क्वांट सेक्शन का प्लान मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग में 2 पेपर में आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हो, बहुत ज्यादा प्लान डिस्कस करने की उसमें जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा प्लान है, इसको आप फॉलो कर सकते हो कल के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा चैनल को। बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स तक नोटिफिकेशन नहीं जाता है क्लासेस का और वीडियोस का, तो वो बेल आइकन जो है उसको जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा आप सभी के सभी। ओके, कोई डाउट है और किसी तरीके का तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ। बाकी हम मिलेंगे अब अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ में। थैंक यू।